एक बात बताना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ। तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए जेई आईआईटी जेई देनी पड़ती है ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस पाने के लिए। यस जैसे मेडिकल के लिए नीट होती है ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस पाने के लिए। यस। तो वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, AIEEE UG। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो फाइनली आपके इंटरव्यू सीरीज जो हमने प्रॉमिस की थी वो हमने स्टार्ट कर दी है, और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपने दो सबसे ऑनेस्ट स्टूडेंट्स और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, जिनमें से आपको ये दोनों स्टूडेंट्स बताएंगे कि इन्होंने अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी कैसे की थी। और इसमें से एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएमबी है और एक स्टूडेंट पीसीबी प्लस हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं। तो आप इनसे ही सुनो कि इनके मार्क्स क्या है, इनका नाम क्या है, या अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्वराज से कि वो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपने सिटी का नाम, अपना परसेंटेज और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करें। यस स्वराज। Hello everyone, myself Swaraj Modak. I am from Amaravati. My college was Shivaji MPHS Junior College. I had scored 88% in HSC Class 12 2022 examination. एंड योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोण कोणते सब्जेक्ट होते स्वराज तुम्हाला? My subject combination was PCB and my vocational subject was horticulture, which was 200 marks. Okay, okay, excellent. Thank you so much, Swaraj. And I request Ajinkya ki please introduce करवाया नाव, कॉलेजचं नाव, तुझं सिटी, तुझं पर्सेंटेज आणि तुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. Hello, myself Ajinkya Vijay Kuttarmare. I scored 84.67 in HSC Board 2022. My college name was Disha Junior College, Varora. Okay. And तुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोणते होते बाया? PCMB plus English and Marathi. ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच. ओके, तो अभी दोनों के परसेंटेज आपने सुन लिए हैं. अभी आपने देखा होगा कि 84 और स्वराज का कितना परसेंटेज था? 84. 88. ओके ओके. और अजिंक्य का 84, राइट? यस 84.6. यस यस. ओके, सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन. सबसे पहली बात तो बहुत अच्छे मार्क्स है. ये 80 प्लस जैसे ही कान में नंबर जाता है तो ऐसे लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा नंबर आया. सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन. ये बैच 2022 की जो बैच है, ये वो बैच थी जहां पर पढ़ाई पूरी ऑनलाइन तरीके से हुई, लेकिन इन लोगों को एग्जाम ऑफलाइन देना पड़ा. तो वो बोलते हैं ना कि जो एक्सपेरिमेंट वाली बैच होती है वो इनकी बैच साबित हुई. बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने जो हार्डवर्क साल भर किया था उसका उनको पूरा पूरा रिजल्ट मिला. सो अब मेरा पहला क्वेश्चन है अजिंक्य से कि अजिंक्य, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पीसीएमबी, चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आप शॉर्ट में बच्चों को बताओ कि आपने एक्चुअली सीरियसली पढ़ना कब स्टार्ट किया, कौन से मंथ से स्टार्ट किया, और आपकी सिंपल स्ट्रैटेजी क्या थी, एक जो डेली रूटीन आप क्या फॉलो करते थे? हमारा क्लास 12 जो था वो स्टार्टिंग से तो पूरा ऑनलाइन ही था. फिर बाद में हमारे जब ऑफलाइन शुरू हुए, क्लासेस हुए और जब टेस्ट पेपर चालू हुए, क्लास टेस्ट वगैरह, तब हमने अच्छे से पढ़ना शुरू किया. पहले तो हमने कुछ ऐसा ज्यादा पढ़ना शुरू नहीं किया था. फिर बाद में अच्छे से पढ़ना शुरू किया एंड बाद में क्लास टेस्ट में अच्छा स्कोर आते गए. ओके. अजिंक्य, आपने कोई कोचिंग क्लासेस लगाई थी? कोचिंग क्लास. ओके ओके. हमारा जो हाँ बोला बोला. दिशा कोचिंग क्लासेस था हमारा. अच्छा अच्छा. और कॉलेज भी वही था? हाँ, कॉलेज भी वही था. ओके ओके, चलो वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सो मतलब मैं यहाँ पे आपसे पूछना ये चाहूंगी कि आप चारों सब्जेक्ट को आप कैसे मैनेज करते थे? मतलब आप डेली कोई एक सब्जेक्ट करते थे या फिर दो सब्जेक्ट एक दिन में, ऐसे? तो वो छोटा सा स्ट्रैटेजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया या आपका रूटीन क्या था, क्योंकि चार सब्जेक्ट उसमें बायो और मैथ्स दोनों आ जाता है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना. दो दिन एक सब्जेक्ट, ऐसा था मेरा रूटीन. यानी एक दिन दो सब्जेक्ट और दूसरे दिन दो सब्जेक्ट अदर टू. ओके, सो एक दिन में दो सब्जेक्ट और फिर दूसरे दिन में दो सब्जेक्ट, तो ऐसा आप डेली फॉलो करते थे? यस, डेली. ओके ओके, परफेक्ट, वेरी नाइस.
स्वराज, स्वराज का इधर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। स्वराज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस वोकेशनल सब्जेक्ट वाज हॉर्टिकल्चर। सो स्वराज के दिमाग में पहले से Yes, ऐसा ma'am. पिक्चर फिट है कि उनको एग्रीकल्चर में कुछ करना है। एम आई राइट स्वराज? Yes, ma'am. ओके Correct. ओके। सो आप अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताइए कि मतलब आपने कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया पीसीबी को लेकर, और आपका मार्क्स क्या था पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? मैंने फिजिक्स में मुझे 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 83 है, एंड आई हैड स्वराज म्यूट झालंस बाळा. हा फक्त बायोचे मार्क्स रिपीट कर. आई हैड स्कोर्ड इन बायोलॉजी 93 आउट ऑफ 100. ओके व्हेरी गुड एक्सलेंट. ओके हाँ. तुझी स्टडी स्ट्रॅटेजी काय होती? म्हणजे आता तुझा मॅथमॅटिक्स नव्हतं सब्जेक्ट, तर तू टाइम कसं मॅनेज करायचं? म्हणजे कॉलेजचे ऑनलाईन लेक्चर्स, मग युट्यूब वगैरे जर बघायचं असेल किंवा कोचिंग क्लासेसचे लेक्चर्स, तर ते कसं मॅनेज करायचं? बेसिकली मॅम मी 2021 म्हणजे 2021 मध्ये स्टडी सुरू केली जून महिन्यामध्ये. ओके म्हणजे जून आई हैड स्टार्ट इन सीरियसली स्टडी. मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे, तो आई हैड टू स्टडी ओनली ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब और सेल्फ स्टडी. तो बेसिकली मेरा टारगेट यही था कि दिन में तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. साल भर से मेरा टारगेट यही था कि सीईटी ओरिएंटेड आई हैड टू स्टडी. सो सब सब्जेक्ट में परफेक्शन होना जरूरी होता है. सो आई हैड डिसाइडेड टू स्टडी ओनली विथ परफेक्टली विथ एवरी सब्जेक्ट. सो मैम मेरा टारगेट यही था कि मैं दिन में जो भी स्टडी करूँ परफेक्टली करूँ, ईच टॉपिक परफेक्टली कवर करूँ. अगर परफेक्टली मैंने सब सब्जेक्ट कवर किया, सब टॉपिक कवर किया, तो ही मेरा सीईटी में स्कोर होगा और इनडायरेक्टली एचएससी 22 में एक बोर्ड एग्जाम में भी स्कोर हो जाएगा. सो दैट वाज माय बेसिक स्ट्रेटेजी. यस मैम. सो या वेरी एक्सीलेंट. ऐसे तो ये जो आज के स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स है, उनका ऐसे एकदम गोल ओरिएंटेड जब वो काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ लोगों को अभी भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और कुछ बच्चे सच में जेन्युइनली साइंस पढ़ना चाहते हैं. सो वेरी गुड इट इज. ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी जैसे आपने बोला स्वराज कि आप अपने बोर्ड्स को, मतलब आप अपने बोर्ड्स का टॉपिक इस तरीके से पढ़ते थे कि आपको वो सीईटी में हेल्प करे. तो अजिंक्य, यस मैम. आप भी किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो आप अपने बोर्ड्स और अपने एंट्रेंस को कैसे मैनेज करते थे? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस? यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट. ओके तो आप दोनों को कैसे मैनेज करते हो बेटा? मतलब बोर्ड के टाइम पे कैसे मैनेज कर रहे थे? बोर्ड्स के टाइम पे मैंने सिर्फ बोर्ड्स पे ही फोकस किया था. उसके पहले मैंने नीट का पढ़ा था, एनसीईआरटी बायो. ओके तो मतलब आप टाइम कितना देते थे? जैसे हाउ मेनी आवर्स टू योर कॉलेज लेक्चर्स, फिर कितना टाइम सेल्फ स्टडी और कितना टाइम नीट का स्टडी, ऐसे कितने आवर्स आप एक रफ एग्जांपल अगर बता सकें? I used to study approximate 12 hours. 12 आवर्स इन टोटल? हो, पूरे दिन में. ओके पण मग ह्याच्यात तू बोर्ड्सचं किती टाइम अभ्यास करायचं आणि नीट साठी किती टाइम द्यायचं, म्हणजे ते मी विचारायचा प्रयत्न करते. कोचिंग क्लासेसचा टाइम काढून, कॉलेजच्या लेक्चरचा टाइम काढून तू सेल्फ स्टडी किती टाइम द्यायचं? बोर्ड्स को मैंने दो ही घंटे पढ़ा, ज्यादा नहीं. दो घंटे रोज Okay. थोड़ा करके पढ़ा. ओके और नीट के लिए आप कितना टाइम डेडिकेट करते थे? रिमेनिंग आवर्स 10 आवर्स. ओके ओके सो ये आपने मतलब ये 10 आवर्स आपने कब दिए थे? 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने के पहले कि थ्रू आउट योर 12th स्टैंडर्ड? फ्रॉम स्टार्टिंग. फ्रॉम स्टार्टिंग. और जब आपका 12th का बोर्ड्स चल रहा था, यानी कि कौन से मंथ में आपने नीट का पढ़ाई स्टॉप कर दिया था और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस किया? फेब में. अच्छा फेब में आपने बोर्ड्स पे फोकस किया और नीट को स्टॉप कर दिया. ओके सो Yes. अभी बहुत सारे जो महाराष्ट्र बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट. मतलब अभी जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, सो उनको ये डेफिनेटली डाउट होगा कि नीट का सिलेबस टोटली अलग है क्या, या वो बोर्ड्स के साथ मैच करता है, या थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स का अगर अपन परफेक्टली करेंगे तो नीट का कंटेंट कवर हो जाता है. तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस? नीट का कर लिया तो बोर्ड्स का तो आधा हो ही जाता है, यानी Okay. 80% तो हो ही गए. सिर्फ 20% एक्स्ट्रा रहता है, वो हमें कवर करना पड़ता है. नीट का किया तो या बोर्ड्स का किया तो? नीट का किया तो. अच्छा मतलब आपके हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बोर्ड्स का पोर्शन कवर हो जाएगा?
ओके Yes, ओके yes. ओके। और मैंने बच्चों को ये ऑब्जर्वेशन अपना बताया है कि आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड पे फोकस करते हो तो क्योंकि पहला प्रायोरिटी आपका बोर्ड्स होना चाहिए, सो बोर्ड्स। और जैसे अजिंक्य भी बोल रहे हैं कि अगर आप नीट पे भी फोकस करोगे तो आपका बोर्ड्स हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पोर्शन सिमिलर है। तो अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप नीट पे फोकस करके अपना बोर्ड्स मैनेज करोगे तो भी आपका दोनों मैनेज हो जाता है। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करूं और सिर्फ 2 महीने में नीट क्रैक करूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको बोर्ड्स इतना बेसिक लेवल पे हो जाना चाहिए कि आपका नीट का बेसिक्स क्लियर हो जाए, और फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो आप नीट के कवर कर सको सेल्फ स्टडी करके। ओके, थैंक यू अजिंक्य। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्वराज इज, आपने हॉर्टिकल्चर कुछ सोच के लिया है, तो लाइक बच्चों Yes, को ma'am. उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि व्हाई यू वांट टू गो विद बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा क्या है, उसके आगे स्कोप क्या है? क्योंकि आपके दिमाग में डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको सीईटी ही देना है और आपको एग्रीकल्चर में ही जाना है। सो व्हाट आर द Yes, ma'am. फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज या स्कोप जिसके बारे में आप जानते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपने कमेंट्स तो पढ़े ही होंगे, बहुत सारे बच्चे एकदम कन्फ्युज रहते हैं, मॅम स्कोप आहे का ह्याला, मॅम ह्याच्यानंतर मला जॉब मिळेल का? तर त्याच्याबद्दल काहीतरी जर तू सांगितलं असशील तर सांगू शकतेस तर बरं होईल ते. Yes, ma'am. तो बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में वोकेशनल के लिए मैम 3 ऑप्शन रहते हैं, एक हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस एंड क्रॉप साइंस। Yes, अगर ये 3 सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ होंगे तो इसके पेपर 200 मार्क्स के होते हैं जो 12th में काम आते हैं, 12th बोर्ड्स के लिए। correct. और उसके अलावा इसके इन सब्जेक्ट्स के 10 मार्क्स एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन के लिए ऐड होते हैं। Okay, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन के वक्त आपके 10 मार्क्स हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस और क्रॉप साइंस के ऐड होंगे। जो अगर आपका कॉलेज डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही है, जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में हमारा कॉलेज एक ही था जिसमें हॉर्टिकल्चर था, तो अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में से जिसको भी एग्रीकल्चर करना है तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सब उनसे आगे थे। तो दिस इज द मतलब one दिस of इज the द advantage, हाँ. And- हाँ एडवांटेज दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस और क्रॉप साइंस। तो इसके जनरली एक कॉलेज में 50 सीट्स होते हैं। Okay, तो अगर बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर की, जैसे कोविड पैंडेमिक में हमको सबको पता है कि सब कुछ बंद हो गया था, सिर्फ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी ऐसे 2 स्ट्रीम से 2 शुरू थी। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें कुछ भी हो जाए, शायद सब कुछ बंद हो जाए, पर एग्रीकल्चर बंद नहीं हो सकता। very true. सब कुछ निगेटिव में चला गया था, जीडीपी भी निगेटिव में चली गई थी, बट एग्रीकल्चर वाज द ओनली सोर्स फॉर इकोनॉमी इन आवर कंट्री। Yeah, सो बेसिकली एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। वी कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अभी बहुत सारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं। वी कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, वी कैन गो फॉर आईसीआर विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके लिए भी हम परस्यू कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर रिसर्च, वी कैन गो फॉर बैंकिंग ऑप्शन, वी कैन गो फॉर एमपीएससी, यूपीएससी, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। so अब अगर किसी ने पूछा कि मैम बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप है क्या, तो मेरे से पहले स्वराज तुम लोग को कुछ कुछ फेंक के मारेगा। सी एवरी फील्ड हैज अ स्कोप। मेरे पास Yes, यहाँ ma'am. पर आज जो 2 स्टूडेंट्स हैं, अजिंक्य और स्वराज, दोनों एकदम एक्सट्रीमली डिफरेंट फील्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्वराज इज टोटली डेडिकेटेड फॉर हिज एग्रीकल्चर एडमिशन एंड अजिंक्य इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज नीट एडमिशन। तो हर एक का ना एक अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है। अब अगर मैं सबको बोलूं, जैसे बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हमने कि अगर हम बतख को बोलेंगे कि तू पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट कर दे और फिश को बोलेंगे कि तू उड़ना स्टार्ट कर दे, तो वो उनकी कैपेसिटी के बाहर है, बराबर। अभी उड़ने में तो ज्यादा बराबर। मजा आएगा क्योंकि आप दुनिया घूम सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि सारे के सारे एनिमल्स उड़ना चालू कर दे, तो फिर भागेगा कौन, स्विम कौन करेगा? सो एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट पैशन। हर एक को अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन ढूंढना पड़ता है और फिर उसके हिसाब से आपको अपना स्कोप डिजाइन करना पड़ता है। अभी का जो टाइम है ना बच्चों, ये जो जनरेशन है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है। आपको रेडीमेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। कितने अभी इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट पे, तो बच्चे बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं। अब उनको उनके मम्मी पापा बैठ के सिखाते नहीं है कि तू ऐसे कर या वैसे कर, या वो पैदा होके ऐसे सीख के नहीं आते हैं, बट वो अपना टैलेंट या अपना इंटरेस्ट या अपना पैशन ढूंढते हैं और फिर उसके ऊपर वो काम करते हैं। सी सम पीपल आर गॉड गिफ्टेड, जिनको सब कुछ नेचुरली फटाफट फटाफट समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, बट सम पीपल हैव टू वर्क हार्ड। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फील्ड को लेके कितने डेडिकेटेड हो और उसके लिए आप कितना ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो। अब इधर पे दोनों से मेरा सेम क्वेश्चन है, स्वराज और अजिंक्य से, जिसका पहला आंसर अजिंक्य देंगे।
ज्ञान लैब के बारे में आपको कब पता चला और हमारा आपके स्टडीज में या आपके लाइफ में क्या रोल रहा है? ज्ञान लैब के बारे में मुझे पता नहीं था। जब मैंने एक वीडियो देखा तब मुझे आपके क्लासेस बहुत अच्छे लगे। कौन सा मैंने वीडियो? पूरे आपके देखे हैं, ओके ओके वन शॉट लेक्चर्स देखे हैं। एक बार नहीं समझा तो 2-3 बार देखे हैं और बहुत अच्छे लगे मुझे। ओके बहुत मेरे में हो ओके ओके एंड स्वराज? पेपर के हाँ हाँ सॉरी, मैं वन शॉट देख रहा था क्या बोल रहे हो? पेपर के पहले अच्छा दिन। अच्छा अच्छा रिवीजन के लिए भी मैंने वन शॉट लेक्चर्स ही देखे थे आपके, और ओके, उसी की वजह से मेरा 90 स्कोर आया बायो में। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू। ओके यस स्वराज? मैम ज्ञान लैब के बारे में तो नहीं, पर मुझे सबसे पहले अंजलि पटेल मैम के बारे में पता चला। तो बेसिकली जून में मैं मतलब ऑफलाइन मैंने कौन सी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं लगाई थी, तो इम्पल्स बैच का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था। हो इम्पल्स आई बैच में अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, इम्पल्स बैच में आप एज अ बायोलॉजी फैकल्टी तो थे ही। हाँ तो मुझे वहां से पता चला कि आपका ज्ञान लैब चैनल भी थे। तो उस समय आई थिंक 18 और 19 के सब्सक्राइबर वाज ऑफ योर चैनल। तो ये तब से मैं ज्ञान लैब के साथ जुड़ गया, और अभी तक मतलब 1 साल, आई थिंक आज 17 ऑफ जून है, तो 1 साल हो गया मैं ज्ञान लैब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मतलब आज मैम मेरा जो बायोलॉजी कंप्लीट हुआ है, जो स्कोर आया है, वो सिर्फ आपकी वजह से और ज्ञान लैब की वजह से आया है। तो मैंने आपके साथ पूरा साल भर डिटेल लेक्चर्स किए हैं, पूरा साल भर नोट्स बनाए, पूरा साल भर टेस्ट दिए, पूरा साल भर डाउट्स पूछे हैं। तो हो ते मला आपका खूप बहुत सारा ये ते मला माहितीये, कारण कमेंट्स मध्ये जेव्हा मी लाईव्ह सेशन घ्यायचं तेव्हा स्वराज खूप इरिटेट करायचा, डाऊट विचारून. बट या इट्स अ गुड थिंग की म्हणजे जोपर्यंत आपण आपला डाऊट विचारत नाही तोपर्यंत ऍक्च्युली आपल्याला कळत नाही की आपल्याला हा टॉपिक किती समजलाय. म्हणजे जर आपण हाँ फक्त बरोबर. टॉपिक ऐकून हो केलं तर ते तेवढ्या पुरती ते आपल्याला समजतं. पण जर आपल्याला त्या टॉपिक बद्दल डाऊट येत आहे म्हणजे तो टॉपिक आपण एकदम हाँ एब्झॉर्ब करून समजून घेतोय. आणि ते मला लक्षात आहे की स्वराजने मला खूप डाऊट विचारले, म्हणजे जे मी बोलायची पण त्याचं लक्ष नसायचं म्हणून तू परत विचारायचं. सो येस आय रिमेंबर दिस की तू स्टार्टिंग पासून यस आहेस, मैम. लेक्चर अटेंड करतोयस एंड यस सो यस यू आर वेरी हार्ड वर्किंग. आपको मैंने पर्सनली मतलब ऐसे ऑब्जर्व किया है, आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं कि आपकी ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है. सो आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड योर कंसिस्टेंसी. अब इससे मुझे एक बात याद आई, अभी के जो बच्चे हैं ठीक है, उनकी अगर सीधी भाषा में बोलूं तो वाट लग चुकी है. उनको 2 साल घर पे बैठ के एकदम आरामात बसायची सवय झाली आहे, झोपायची सवय झाली, असं असं मस्तपैकी झोपून लेक्चर बघायची सवय झाली है. सो अभी उनको सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है कि खुद को उठा के कॉलेज तक लेके जाना है, फिर उधर बैठ के लेक्चर अटेंड करना है. वो जो कैपेसिटी होती है ना कंटिन्यू 5 घंटा लेक्चर सुनने की, 4 घंटा लेक्चर सुनने की, वो उनकी चली गई है. तो उनके लिए मतलब आप ऐसा कुछ मोटिवेशनल पॉइंट बोल सकते हो क्या कि जो मोटिवेशन आपको मिला, आपको जैसे मोटिवेशन मिला वैसे उनके लिए कुछ मोटिवेशनल पॉइंट कि अभी उनका हार्डवर्क करना क्यों जरूरी है. मतलब बच्चों को ऐसा लगता है अपन गणपति के बाद स्टार्ट करेंगे, अपन दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे तो भी हो जाएगा. सो आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया और अभी से मतलब स्टार्टिंग से हार्डवर्क करना क्यों जरूरी है फॉर कमिंग बैच. तो पहले अजिंक्य आंसर कर सकते हैं. स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही ये बनता है, पूरा सिलेबस कवर होता है अपना. स्टार्टिंग से ही अगर हमने थोड़ा थोड़ा कवर करना शुरू किया तो हमें आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी. अच्छा, और ये आपका मोटिवेशन सोर्स क्या था? मतलब अभी कैसे होता है कि पढ़ते फिर बच्चों को बोर होने लग जाता है, फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं, आज ना है उद्या करूया, अभी ये कल करेंगे. तो व्हाट वाज योर मोटिवेशनल सोर्स जिसके वजह से आप नीट और बोर्ड दोनों मैनेज कर रहे थे? माय मोटिवेशनल सोर्स वाज माय पेरेंट्स. ओके, कैसे मोटिवेट किया उन्होंने? मतलब हाउ डिड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मुझे. हर रोज वो मुझे कॉल करके हॉस्टल में पूछते थे कि वो कैसा है, क्या है. अच्छा, आप रोज हॉस्टल में उन्होंने रह मुझे रहे हो? यस. ओके ओके, सो पेरेंट्स से दूर रह के, पूरी फैमिली से दूर रह के आपने अपना स्टडी मैनेज किया है. सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. क्योंकि 1-2 दिन भी अगर पेरेंट्स से दूर जाना पड़ जाता है तो वो बहुत ऐसे खराब लगता है. सो वेरी गुड, थैंक यू. यस स्वराज? टीचर्स भी सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, अच्छा कॉलेज अच्छा, के टीचर्स. ओके ओके, कॉलेज के टीचर्स और फ्रेंड्स का मतलब कुछ फ्रेंड्स ग्रुप ऐसे मोटिवेटिंग फ्रेंड्स ग्रुप था? फ्रेंड्स ग्रुप था.
ओके सब टॉपर से। अच्छा, मतलब आपका ग्रुप ही ऐसे सब पॉजिटिव पढ़ाई करने वाले लोगों से भरा हुआ था। ओके, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप किन लोगों के साथ बात करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, उसका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। यस स्वराज। मैम मेरा ऐसा थिंकिंग है कि हम कौन सी भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा गोल क्लियर होना जरूरी है कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है। that the day we decided our goal, that become our eternal motivation. So goal was my only motivation for studies. तो मैं जितना भी पढ़ता था मेरा गोल विजुअलाइज करके पढ़ता था, छोटी छोटी बातों में मोटिवेशन ढूंढता था जिसकी वजह से मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊं। अगर आपका पूरे पाथवे में गोल, अगर जो अल्टीमेट गोल है उसके बारे में अगर पूरे पाथवे में सोचते रहे तो अपने आप से प्रिपरेशन हो जाता है, अपने आप से स्टडीज हो जाती है। सो गोल इज द ओनली पुशिंग फैक्टर फॉर मोटिवेशन एंड फॉर स्टडीज। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखने की या बार बार किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं मैम, वैसी जरूरत नहीं पड़ी, पर मतलब गोल वाज माय ओनली फैक्टर फॉर मोटिवेशन। Okay. So matlab, if you are dedicated and if you want something, so you have to work hard to achieve that thing, to get that thing. बैठे बैठे सोते सोते अपने को अपना गोल नहीं मिलने वाला है। That is what स्वराज wants to say, कि सिर्फ सोच के रखोगे या बैठ के रखोगे तो आपको आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले तो एक गोल सेट करके रखो। बिना गोल के पढ़ाई करना यानी कि आप चलते जा रहे हो बट आपको डेस्टिनेशन पता ही नहीं कि आपको किधर जाना है। हाँ यस मैम। हाँ यस हाँ हमें मतलब डायरेक्शन नहीं है ना, मतलब हम कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वही हमारे पास नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं पर हम क्यों पढ़ रहे हैं हमें पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो तो आप 2 से 3 गोल्स सिलेक्ट करके रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। लेकिन ऑल्टरनेट गोल्स की वजह से खुद को लेजी मत बनाओ कि जाने देना अपने पास दूसरा ऑप्शन है ना, ऐसा लेजीनेस नहीं आना चाहिए। अपने गोल्स को इतना स्ट्रांग रखो कि आपको वो गोल तक पहुंचने के लिए डेली सोकर उठना पड़े, डेली मतलब ऐसे अपने अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि आज मेरे को मेरा टारगेट फिनिश करना है। करेक्ट। Okay, so these are the few points from Ajinkya and from Swaraj. इन्होंने हमको अपना मोटिवेशन के बारे में बताया, अपना फ्यूचर गोल बताया कि स्वराज को एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, अजिंक्य को नीट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो बोर्ड्स में इन लोगों ने काफी मेहनत की, डेली बेसिस पे ये लोग जितना भी टारगेट सेट करते थे ये लोग उस चीज को श्योर करते थे कि वो डेली टारगेट उनका कंप्लीट होने के बाद ही वो उठेंगे, अदरवाइज वो अपना स्टडी स्टॉप नहीं करेंगे। सो ऐसा नहीं होता है की आप कंटिन्यू 12 घंटा पढो, ठीक आहे, सलग 12 तास कोणच अभ्यास करू शकत नाही, पण त्या टायमाला आपण डिवाइड करू शकतो, थोडे छोटे छोटे गोल सेट करू शकतो आणि जर स्टार्टिंग पासूनच आपण एक्झाम दिली म्हणजे प्रिपरेशन स्टार्ट केली आणि सेल्फ एनालिसिस केलं तर ऑटोमॅटिकली आपला लास्टला बर्डन कमी होतो आणि टॉपिक जर आपण बेस मध्ये केलं तर आपल्या एंट्रन्सच्या मतीने पण ते टॉपिक्स क्लिअर होऊन जातात, मग नंतर एंट्रन्स साठी परत पूर्णपणे तो टॉपिक रिवाइज करू शकत नाही। एम आय राईट स्वराज अजिंक्य? यस बरोबर बरोबर। तो आप अपने तरफ से कुछ मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं? अजिंक्य? मेरा मैसेज यही है कि सिर्फ हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता, हार्डवर्क अलोंग विद द स्मार्ट वर्क विल डेफिनेटली पे यू द सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच स्वराज। एंड कोई एक एग्जांपल कि स्टूडेंट कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं? जैसे कि इतना सारा सिलेबस है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको 2-3 बार पढ़िए। करेक्ट, परफेक्ट। और ये काम हाँ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने बायो के पूरे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उसी को बहुत बार रिवाइज किया था, एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स। एक्सीलेंट, इतना डेडिकेशन चाहिए अपने को। एंड स्वराज, योर मैसेज? मैम मेरा मैसेज यही रहेगा कि हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए पर स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ में स्ट्रेटेजी, राइट स्ट्रेटेजी इन राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमें गोल तक पहुंचाती है। तो स्मार्ट वर्क में स्ट्रेटेजीज आ गए, हमारा टीचर्स आ गए, उसमें उसी के हेल्प से हम हमारे गोल तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमारा स्टडी सेशंस आ गए, उसमें नोट्स आ गए। मैंने बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के डिटेल्ड नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स मैंने अलग बनाए थे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन होने के कारण हमें मतलब खुद से पढ़ना था। ऑफलाइन कोचिंग में कैसा था मैम कि हम जा सकते थे, हमें बैठना ही होता था एक घंटा वहां पे करेक्ट टीचर के सामने। करेक्ट। बट ऑनलाइन एजुकेशन में हमको खुद को पुश करना था कि वी हैव टू स्टडी फॉर 1 hour कॉन्स्टेंटली।
यस सो इसमें रेगुलरिटी, डेली रेगुलर करना, डेली कंसिस्टेंटली पढ़ना, और उसमें 10 to 12 आवर स्टडी इन अ डे। मतलब मैं 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ता था। 3 आवर स्लॉट कंप्लीट, नेक्स्ट सेशन, थर्ड सेशन। तो ऐसे में दिन में बायो, दोपहर में फिजिक्स और रात को केमिस्ट्री विद ब्रेक्स। तो दिस वाज माय स्ट्रेटेजी एंड दिस इज माय ओनली मैसेज फॉर 2023 एस्पिरेंट्स। दैट बी रेगुलर एंड डू स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क बोथ, बट एक गोल फिक्स Yes. रखो और प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, प्रॉपर गाइडेंस लो, गलत संगत में मत आओ, और मोबाइल को एज अ ब्लेसिंग यूज करो, उसका गलत एडवांटेज मत उठाओ, क्योंकि अजिंक्य हॉस्टल में रह के अगर सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ सकता है, और स्वराज इतना डिसिप्लिन स्टूडेंट है कि जो अपना गोल एकदम डिसाइड करके सिर्फ उसी के पीछे काम कर रहा है, तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी अपने महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स हैं। एंड यू माय लवली स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 बोर्ड्स, इवन यू कैन डू इट। अब आप लोग ये मत बोलना कि इनका तो मैम 25% डिलीटेड था। एंट्रेंस के लिए कुछ डिलीटेड नहीं रहता है। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो बच्चे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उनको ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। वो डिलीटेड पार्ट जो रहता है वो खाली ऐसे बुद्धू बनाने के लिए रहता है। इस चैप्टर का टॉपिक इधर रहता है, इधर का टॉपिक इधर रहता है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो ही जाता है। सो नो एक्सक्यूज। हाँ, क्या बोल रहे हो अजिंक्य? डिलीटेड पार्ट टीचर के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं। एग्जैक्टली। सो नो एक्सक्यूजेस, सारे एक्सक्यूजेस साइड में रखना है, सारी लेजीनेस साइड में रखनी है, सेल्फ मोटिवेशन लेकर आओ, गोल डिसाइड करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, और हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी फॉलो करो, तो आपका जो सक्सेस रेट है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आपके हार्डवर्क का आउटपुट होगा। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन अपनी तरफ से इनपुट पूरा दो, आउटपुट जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लक फैक्टर भी मैटर करता है, और अपनी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो। सो थैंक यू सो मच अजिंक्य, थैंक यू सो मच। मैम, यस यस सर। Yes, ma'am. मैम एक बात बताना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए जेई, आईआईटी जेई देनी पड़ती है ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस पाने के लिए। yes, जैसे मेडिकल के लिए नीट होती है ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस पाने के लिए। yes. तो वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR AIEEE UG, Okay. जो सेम नीट एंड जेई के एग्जाम के जैसे होती है, सेम सिलेबस, सेम सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस। तो उसके लिए भी हम एग्रीकल्चर के भी टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईटीज है, टॉप जीएमसी कॉलेजेस है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेडिकल्स है, और एम्स जैसे आईसीआर के भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। और वैसे हमारे महाराष्ट्र में जैसे इंजीनियरिंग के लिए सीट देते हैं, वैसे ही हम एग्रीकल्चर के लिए भी सीट दे सकते हैं, जिसके वजह से हम टॉप कॉलेजेस महाराष्ट्र के में ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर का एक फायदा एक ऐसा है कि हम एबीएम कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूजी कोर्स के बाद। एबीएम मतलब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो एमबीए जैसा होता है, उसमें भी बहुत सारे मतलब प्लेसमेंट्स के हमें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो दैट्स इज द बेसिक थिंग। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब आई होप कि अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए आप सीईटी भी दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है ICAR एंड AIEEE। सो इस एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं, इसका सिलेबस ICAR AIEEE is only one exam, that is a combined exam only. अच्छा, इट इज अ कंबाइंड एग्जाम। सो ICAR AIEEE is a combined exam. AIEEE AIEEE. Okay. So this exam is also there for agriculture, and via CET also they can appear for agriculture, right? Yes. Okay. Yes, ma'am. So बहुत सारा स्कोप बता दिया इधर पे हमको स्वराज ने। थैंक यू सो मच स्वराज। ये सजिन के आप कुछ बोल रहे थे? जी कुछ नहीं। अच्छा, ओके। रोज हाँ, है वो रेगुलर करो। ओके, मेरा यही मैसेज है कि जो करना है वो रेगुलर करो, यही रेगुलरिटी का एक दिन रोज करना पड़ता जो है। यस, करेक्ट। एक चीज मैं बोलना भूल गई, ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स स्वराज और अजिंक्य। अच्छे से पढ़ाई करो, एंट्रेंस के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आपके एंट्रेंसेस हो जाए, जब उसका रिझल्ट आहे तर परत मी तुमचा इंटरव्ह्यू घेतलं पाहिजे। सो एकदम मन लावून एकदम सगळं विसरून एंट्रन्सची प्रिपरेशन करा, म्हणजे आपण लवकरच परत भेटू, हो की नाही? Yes, ma'am. Thank you. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो ऐसे अमेजिंग सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट कंटेंट डिलीवर हो सके। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून। थैंक यू।